सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो है क्लास 10th की जो जर्नी है वो ख़त्म हो गया और क्लास 11th की जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं 11th में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और बच्चों, जो सबसे पहले देखो, आप फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, सबसे पहले जो आपको पढ़ना चाहिए वो डायमेंशन फार्मूला पढ़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सिखाते हैं कि डायमेंशन फार्मूला आपको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला आपको क्लास 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा और कहीं ना कहीं आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस और नीट में जो है और एम्स में जो है ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डायमेंशन फार्मूला से पूछे जाते हैं। यहाँ पे हर एक फॉर्मूले का डायमेंशन फार्मूला कहीं ना कहीं आपको निकालना आना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए, डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए उनको सबसे पहले हम लोग उनका डायमेंशन जान लेते हैं। जैसे बच्चों, अगर डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बच्चों, अगर कभी भी अगर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या हाइट कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है बच्चों वो होता है हमारा कैपिटल एल और लार्ज ब्रैकेट के अंदर। उसी प्रकार से कभी भी अगर आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, तो मास के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो बच्चों कैपिटल एम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। और टाइम के लिए जो डायमेंशन हम यूज करते हैं, तो टाइम के लिए बच्चों हम लोग कैपिटल टी यूज करते हैं। उसी प्रकार से टेम्परेचर के लिए बच्चों जो हम डायमेंशन यूज करते हैं, तो टेम्परेचर के लिए बच्चों दो चीजें हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो कई बार डायमेंशन फॉर्मूला में या तो के लिख देगा या तो बच्चों याद रखना कई बार थीटा भी लिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कभी भी टेम्परेचर के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं या तो के स्टैंड फॉर केल्विन या तो थीटा यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें करंट के लिए यहाँ पे, तो बच्चों जो करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो करंट के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो मैक्सिमम टाइम हम ए भी यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों याद रखिएगा हम कैपिटल आई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट को आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे। उसी प्रकार से बच्चों हम अगर बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। उसी प्रकार से लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैंडेला, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, कैंडेला यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बच्चों अगर डायमेंशन फॉर्मूला में कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी यूज किया जाता है तो वो इन तीनों को किया जाता है यहाँ पे, लेंथ, मास और टाइम। यानी हमेशा एमएलटी के फॉर्म में ही ज्यादातर डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे कि चलो आप मुझे स्पीड का डायमेंशन बताओ, आप स्पीड का क्या बताओ यहाँ पे, डायमेंशन। तो बच्चों पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है यहाँ पे, टाइम। अब बताओ डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, एक लेंथ ही तो होगी, तो डिस्टेंस एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं हम, एल यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम स्पीड का जो डायमेंशन जब लिखेंगे यहाँ पे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एल हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे, ठीक। और अपॉन में टाइम के लिए क्या डायमेंशन यूज होता है, टाइम के लिए टी यूज होता है यहाँ पे, टाइम के लिए टी यूज होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये L1 रहेगा, क्योंकि जब किसी के पावर क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 माना जाता है यहाँ पे, तो L1 हो जाएगा। और ये क्या यहाँ पे T1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये T-1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या इस फॉर्मूले में कहीं मास आया है, नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर जो डायमेंशन लिखे जाएंगे बच्चा आपका वो MLT के फॉर्म में, ज्यादातर मैक्सिमम डायमेंशन फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मास नहीं है, तो कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1 और T-1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं चलो आप मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है यहाँ पे,
टाइम होता है। तो अब बताओ बाबू, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस है, लेंथ है, एक लेंथ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एल हो जाएगा। तो कैपिटल एल, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसको अगेन आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 t माइनस 1। कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, m0 L1 t माइनस 1। ये आप L1 लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ माइनस तो शो करना कंपलसरी यहाँ पे, ठीक। फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया बाबू, कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, जो वेलोसिटी का डायमेंशन है और जो स्पीड का डायमेंशन है, वो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। और यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे कि जब दो अलग अलग फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है तो उनकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है। तो स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है यहाँ पे। है क्लियर है यहाँ पे। उसी प्रकार से बाबू अगर मैं बोलूं कि चलो मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो आपको पता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई क्या होता है यहाँ पे t। तो अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करोगे तो रिजल्ट भी तो एक वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आएगा वो क्या जाएगा, डेल्टा v बाई क्या जाएगा यहाँ पे, t आ जाएगा यहाँ पे। इज क्लियर यहाँ पे। तो आप बताओ वेलोसिटी का अभी डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या निकाले हो, देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है L1 t माइनस 1। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, L1 t माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t माइनस 1। तो अभी हम m को साइड करते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L1 t माइनस 1। तो L1 t माइनस 1 और अपॉन में टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी, और टी के पावर क्या आ जाएगा, ये 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1। अब a इज इक्वल टू L1 t माइनस 1 पहले से था, ये भी पावर ऊपर जाएगी क्या जाएगा माइनस 1। क्योंकि बाबू देखो यहाँ मैथ अप्लाई हो रही है कि अगर दोनों का बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो a इज इक्वल टू L1 t माइनस 2। कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोई मास इसमें भी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी कोई मास नहीं आता है। तो m0 L1 t माइनस 2। और बाबू याद रखना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला लगभग हर जगह आपको यूज करने को मिलेगा क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल गया। अब मैं आपसे बोलूंगा कि चलो मुझे फोर्स का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो अब देखो तुमको पता है यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो सही बात है ना। तो अब देखो मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। तो यहाँ एक मास आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास का डायमेंशन m हो गया लार्ज ब्रैकेट के अंदर, और इनटू में एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला भी पुट करो फिर इसको देखा जाएगा। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, L1 t माइनस 2 होता है। अब इसको MLT के फॉर्म में लिखो तो बताओ एक मास आया कि नहीं आया, तो m1 हो जाएगा और L1 हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो एक नई चीज फिर से, अब मैं बोलूंगा कि चलो मुझे वर्क का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या निकल के आया, अभी जस्ट देखो फोर्स का डायमेंशन निकल के आया है m1 L1 t माइनस 2 लार्ज ब्रैकेट के अंदर, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L हो जाता है यहाँ पे। तो इनटू में क्या कर दोगे आप, लार्ज ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप L1 कर दोगे। अब बताओ मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वर्ग का डायमेंशन हो जाएगा m1 और L के पावर क्या जाएगा 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2 और t के पावर क्या जाएगा माइनस 2। तो ये हो गया हमारा वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर इसी प्रकार से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पे, ठीक, इरेज करें, ठीक है। ये देखो इसी प्रकार से अब वर्क का निकल गया। तो अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि चलो मुझे आप निकाल के दिखाओ यहाँ पे
प्रेशर का निकाल के दिखाओ। तो आपको पता है प्रेशर PRESSURE, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब देखो ध्यान से, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन आप निकाले हो, देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। अपॉन में एरिया क्या बताओ, एरिया को क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है। यह एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर से किस चीज को मेजर किया जाता है, देखो एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर से किस चीज को मेजर करते हो, लेंथ को। तो अब बताओ लेंथ को, यानी ये क्या हो जाएगा लेंथ, तो L के पावर क्या जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी L का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से देखो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर जाएगा, ठीक। और आपको पता है अगर यहीं पे वॉल्यूम होता है, क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम, तो आपको पता है वॉल्यूम में क्या होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ भी तो एक लेंथ ही होती है, ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, हाइट भी एक लेंथ होती है, यानी क्या हो जाएगा L इंटू L इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे L क्यूब। और आप ऐसे भी समझ जाओ वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो अब बताओ मीटर से किस चीज को मेजर करते हैं, लेंथ को। तो लेंथ का डायमेंशन L, तो L के पावर क्या जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट टाइम यहाँ एरिया है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 और एरिया का डायमेंशन क्या होता है हमारा यहाँ पे L स्क्वायर होता है। अब बताओ ये L स्क्वायर डिवाइड में है ऊपर, सॉरी यहाँ पावर किस में है +2 में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 में। या फिर आप ऐसे समझ जाओ कि दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर को क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे यहाँ पे। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो यहाँ पे कि m1 L1 और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या जाएगा -2 और t के पावर -2। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा m1 L-1 और t-2। दिस इज द कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। अब मैं कहूंगा कि चलो आप मुझे वर्क का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो बाबू वर्क का, सॉरी एनर्जी का डायमेंशन निकालो। तो आपको पता है बाबू एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे देख पावर का निकालते हैं पहले, POWER। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। बोलो यस और नो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क का डायमेंशन देखो, अभी जस्ट हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं यहाँ पे, तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप भी निकालो मेरे साथ मैच कर लेना। वर्क का डायमेंशन देखो क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है m1 और L स्क्वायर T-2। टाइम का डायमेंशन T1। बोलो यस और नो। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, प्लस में है +1 है, ऊपर जाएगा क्या जाएगा यहाँ पे -1। तो इसको बाबू अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा L स्क्वायर और ये T-2 तो पहले से था, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर का जो डायमेंशन निकल के आएगा यहाँ पे, वो निकल के आएगा m1 L2 T-3। दिस इज द कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। इज इट क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, अब यहीं से निकलते चल जाएगा हर एक फॉर्मूला, ठीक। अब मैं बोलूँ आपको कि चलो मुझे अब एनर्जी का निकल के दिखाओ। तो आपको पता है यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब बताओ पावर का जस्ट डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल के रखा हुआ है। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से पावर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L स्क्वायर T-3 लार्ज ब्रैकेट के अंदर और इनटू में टाइम का डायमेंशन T1 हो जाएगा। यस आर नो, यस। तो अब आपको बताओ, दो मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर m1 L स्क्वायर T-3 और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा लार्ज ब्रैकेट के अंदर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m1 L स्क्वायर और T-2 आ जाएगा। बोलो यस आर नो। जरा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला और आपको इससे पहले जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मैं निकाल का हूं, आप नोट किए होगे यहाँ पे। तो वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, आप मैच कर लो। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वर्क की SI यूनिट होती है जूल, यस और नो, और एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। अगर दोनों का SI यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी
सेम होगा, या कभी अलग अलग फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हुआ तो उनकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी। यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ कुछ कांस्टेंट का हम डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछते हैं और आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाना है। यहाँ पे नोट कर लो आप प्रेजेंट टाइम पे, ठीक चले, ठीक। देखो जैसे अगर हम बोले यहाँ पे कि चलो आप मुझे निकाल के दिखाओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ जाओ, अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ क्लास 10th में कुछ कांस्टेंट है उनका डायमेंशन निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, C/V। C क्या है बताओ, C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है तो वेलोसिटी ही ना, और V क्या है, वो भी तो क्या है, वेलोसिटी है। बोलो यस और नो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ। C क्या है, वो भी तो एक स्पीड है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। बोलो यस और नो। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन आप देखो पीछे तो होता है L1t-1, और इसका भी क्या होता है यहाँ पे L1t-1, ये पूरा कट जाएगा। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0, L0, और t भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बोलो ऐसा और नो, क्लियर यहाँ पे। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा जो फॉर्मूला है जिसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला 0 होता है। यहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं, अभी क्लास 10th के नजरिए से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नजर आ गया। अच्छा क्लास 9th में जरा सा हम लोग जाते हैं, तो क्लास 9th में आपको मिलेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं बोलूंगा चलो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r²। तो ये जो होता है कैपिटल G, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनाओ पहले, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे Fr² इज इक्वल टू कैपिटल G m1 और m2, और मुझे कैपिटल G का डायमेंशन पता करना है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से कैपिटल G का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Fr² अपॉन में m1 और m2। तो कैपिटल G इज इक्वल टू, F क्या है, एक फोर्स है, और अभी जस्ट हम निकाले हैं फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1t-2 होता है। R क्या होता था, दो मास के बीच का डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है। तो L के पावर 2 है तो इनटू में क्या हो जाएगा ये बता दो, L² हो जाएगा अपॉन में m1 m2 क्या होते थे, मास होते थे, दो मास होते थे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, यानी है तो दोनों मास है ही। और मास के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं, मास के लिए कैपिटल M। तो कैपिटल M इसके लिए, कैपिटल M इसके लिए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मास का यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा m²। क्यों, क्योंकि दो मास यहाँ पे है, ठीक है। आगे जरा देखा जाए यहाँ पे, तो बताओ दोनों का बेस सेम है, L का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर को 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल G का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो लार्ज ब्रैकेट के अंदर m1, और ये देखो L के पावर 1 है, L के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 + में 2, और फिर क्या जाएगा t-2, और अपॉन में क्या आ जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस और नो। सॉल्व करेंगे तो कैपिटल G इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर m1 L³ t-2 लार्ज ब्रैकेट के अंदर अपॉन में m²। बोलो ऐसा नो। आगे ये बताओ, ये अब डिवाइड आ गया, अब याद है ना आपको, जब बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, यानी समझो ये +2 है, ऊपर जाए क्या जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो कैपिटल G इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर m के पावर, ये 1 पहले से था, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक, और फिर ये L3 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m-1 L3 और t-2। दिस इज अ कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको जो है, और भी लंबा मेथड है, ये तो हम आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
नोट करो आपको, फिर मैं एक और आपको कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाता हूँ यहाँ पे। नोट हो गया यहाँ पे? नोट हो गया? चलो अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि चलो आप मुझे यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे कांस्टेंट मिलते चले जाएंगे यहाँ पे, जो क्लास 11th में आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं अब आपको बोलूं यहाँ पे कि चलो आप मुझे प्लैंक कांस्टेंट, आपको नाम से नहीं मतलब यहाँ पे भी है, ये आपको पढ़ने को आगे मिलेगा आपके चैप्टर्स में। यहाँ पे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको निकालना है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब फॉर्मूला होता है यहाँ पे E इज इक्वल टू HF होता है, ठीक। जहां H जो होता है इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। मैं आपको बता दे रहा हूं E जो है वो एनर्जी है, E क्या है? एनर्जी है। और जो F है वो क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी, FREQUENC। F क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक। और जो H है वो हमारा क्या है? यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। अब इस प्लैंक कांस्टेंट का आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा दो। तो अब बताओ यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई क्या हो जाएगा? यहाँ से F हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू E, याद है E जो है एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है और वर्क की भी क्या होती है? जूल होती है यहाँ पे। तो याद करो आप यहाँ पे, अभी देखो हमने क्या निकाला था? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? हम एनर्जी के जगह वर्क का डायमेंशन पुट कर सकते हैं। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि दोनों का क्या है? SI यूनिट सेम है। एनर्जी की SI यूनिट जूल और वर्क की SI यूनिट जूल। तो कभी भी अगर एनर्जी का डायमेंशन आएगा तो वर्क का डायमेंशन आप पुट कर सकते हो। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जरा बता दो? तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2 और इनटू में यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1। तो सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? m1 L2 T-2 होता है। लाके पुट कर दो आप यहाँ पे, तो क्या जाएगा यहाँ पे? m1 L2 T-2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। अब एक बात बताओ, आपको पढ़े हो क्लास 9th में F इज इक्वल टू 1/T, बोलो यस और नो? F इज इक्वल टू 1/T। तो बताओ यहाँ से F का जो डायमेंशन आएगा यहाँ पे T-1, बोलो यस और नो? F का फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आएगा वो T-1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दो यहाँ पे T-1, किसका डायमेंशन? ये है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे, ठीक। अब लाके पुट करो H इज इक्वल टू m1 L2 और T-2 है, ये ऊपर जाएगा क्या रहेगा? ये +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? m1 L² T-1। ये हमारा हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। किसका है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसी प्रकार से आपको मैं बोलूंगा यहाँ पे कि चलो आप मुझे जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। नाम से नहीं मतलब आपको अभी है, फॉर्मूला में आपको गिवन कर देगा। जब भी निकालने के लिए आपको बोलेगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपको जो है यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला गिवन कर देगा आपको, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि BOLTZMAN बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, CONSTANT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको बच्चा हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू KT। ये फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू KT, जहां P स्टैंड फॉर प्रेशर, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और जो K है वो हमारा क्या है? बोल्ट्जमैन, BOLT, ठीक है, BOLTZMAN बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो बताओ ये मल्टीप्लाई उदय गज का जाएगा डिवाइड में, तो K इज इक्वल टू क्या जाएगा? PV बाई क्या जाएगा? T। अब K इज इक्वल टू P क्या है? प्रेशर है। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ निकालो, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे? m1 L1 T-2 होता है, अपॉन एरिया का क्या होता है? L² होता है। तो सॉल्व करोगे आप तो क्या निकल के आएगा? m1 L1 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे तो m1 L-1 और T-2, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बताओ प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आया है वहां से? तो आया है m1 L-1 और T-2 और इनटू में
अब बताओ v क्या है, वैल्यूम है। अभी मैंने बताया था वैल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों तो ये डिस्टेंस ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे L क्यूब कर देंगे यहाँ पे, और अपॉन में T क्या है, टेम्परेचर है, नॉट टाइम, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं, या तो K या तो थीटा। तो एक काम करेंगे, यहाँ K तो खुद ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K लिख दिया है, तो हम थीटा यूज कर देंगे यहाँ पे। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो थीटा होता है। अब बताओ L सेम सेम है, ये -1 है और वो 3 है, तो दोनों का जब ऐड होगा तो सॉल्व करेंगे तो K का डायमेंशन निकलेगा यहाँ पे M1 L-1 प्लस में 3 और T-2, ठीक, लार्ज ब्रैकेट के अंदर, और अपॉन में आ जाएगा हमारा थीटा। बोलो यस और नो। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो K का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो देखो यहाँ पे, ये -1 और +3 क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 L स्क्वायर और T-2, और अपॉन में क्या आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट के अंदर ये थीटा यानी टेम्परेचर। अब K इज इक्वल टू कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लिया जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला M1 L स्क्वायर T-2 और इंटू में फिर क्या थीटा -1। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, अब मैं आपके स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है आप मुझे निकाल करके वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर देना। यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।